आज हम पढ़ने वाले हैं डेविड कोल्ब लर्निंग स्टाइल एंड लर्निंग एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल। तो आज हम उसके बारे में विस्तार में पढ़ेंगे, क्या उन्होंने दिया हुआ डेविड कोल्ब की थ्योरी क्या है और डेविड कोल्ब जी हैं कौन, उन्होंने अपनी साइकिल में क्या बताया हुआ लर्निंग साइकिल में, ये सब हम थोड़ा विस्तार में चर्चा करेंगे। चलिए तो शुरू कर लेते हैं। सारे लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। जहां कहीं नहीं समझ में आएगा वो चैट बॉक्स में लिखेंगे, कि ये नहीं समझ में आया, उसको फिर से वापस से बताइए, तो हम उसको समझाएंगे वापस से आपको। सही बात है। अभी अभी तक हमने जो है वो हमने चर्चा किया हुआ है, क्या मानवतावादी सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं। मानवतावादी सिद्धांत, तो मानवतावादी सिद्धांत में हमने मास्लो को पढ़ लिया हुआ है, रोजर्स को पढ़ लिया हुआ है, आज हम कोल्ब को पढ़ने वाले हैं। मानवतावादी सिद्धांत में मानवतावादी सीखने का जो मानवतावादी सिद्धांत है उसमें उसमें हमने किसको किसको पढ़ लिया है। उसमें हमने मास्लो को पढ़ लिया, अब्राहम मास्लो जिसके जनक माने जाते हैं। अब्राहम मास्लो जी को पढ़ लिया हमने। उसके बाद हमने हमने कार्ल रोजर्स को पढ़ लिया हुआ है, रोजर्स जी को पढ़ लिया हुआ है। रोजर्स को पढ़ने के बाद आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, डेविड कोल्ब। डेविड कोल्ब डेविड कोल्ब जी को पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हमको पढ़ना है किसको, हमको पढ़ना है मेलकम नोल्स को। उसके बाद हमको पढ़ना है मेलकम कोल्स को पढ़ेंगे और फिर फेरेरे को पढ़ेंगे। तो अभी हमने ये पढ़ लिया हुआ, ये आज हमको पढ़ना है और उसके बाद आने वाले समय में नोल्स और फेरेरे को पढ़ेंगे। चलिए, तो इतनी बातें जो है हमने आज सीख ली। मैं इसलिए रिवीजन कर रहा हूँ कि इस पर भी समझ लें। अभी तक हमने जो कल रोजर्स को पढ़ा हुआ था, रोजर्स ने भी कहा अनुभव के आधार पर ही व्यक्ति सीखता है। व्यक्ति जो कुछ सीखता है वह अनुभव के आधार पर ही सीखता है। तो उनके हमने रोजर्स को पूरा विस्तार में कल पढ़ लिया हुआ था, उसकी चर्चा हो चुकी थी, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं रह गया था। अब आगे पढ़ेंगे कोल्ब को, डेविड कोल्ब को पढ़ेंगे। वही जैसे जैसे रोजर्स जी ने अनुभवात्मक शिक्षण को जो बताया हुआ था, उसी आधार पे, उसी को ध्यान में रखते हुए डेविड कोल्ब जी ने। चलिए हम डेविड कोल्ब जी को पढ़ते हैं कि डेविड कोल्ब जी कौन थे और उनका क्या काम था, उनके बारे में थोड़ा जानते हैं और उनका सिद्धांत क्या है। उनके सिद्धांत को भी पढ़ेंगे हम लोग, उनके सिद्धांत को भी हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम डेविड कोल्ब जी को जानते हैं कि डेविड कोल्ब जी थे कौन। मानवतावादी सिद्धांत में काम करने वाले थे और इन्होंने सीखने में अनुभव के जरिए कैसे सीखते हैं, तो उस अनुभव के जरिए सीखने में इन्होंने एक साइकिल बताई। उसी साइकिल की इन्होंने जो है वर्णन किया हुआ। तो समझते हैं डेविड कोल्ब जी कौन थे। डेविड कोल्ब का अनुभवात्मक सिद्धांत। डेविड कोल्ब का अनुभवात्मक सिद्धांत। डेविड कोल्ब जी का अनुभवात्मक सिद्धांत है, इसको पढ़ेंगे हम। कोल्ब जी का अनुभवात्मक सिद्धांत। अब इसमें कोल्ब जी ने क्या चर्चा करी है इसकी भी बात कर लेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि डेविड कोल्ब जी थे कौन, उनका पूरा नाम क्या था, इस सब के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। डेविड कोल्ब जी का परिचय समझ लेते हैं, सबसे पहले। इनके परिचय जान लेते हैं। तो इनका जो पूरा नाम है डेविड कोल्ब जी का, इनका पूरा नाम है डेविड एलन कोल्ब। इनका जो पूरा नाम है, वो पूरा नाम है डेविड एलन कोल्ब। डेविड एलन कोल्ब इनका पूरा नाम है। इनको शॉर्ट में कहते हैं, कहीं कहीं कोल्ब और कहीं कहीं डेविड कोल्ब, दोनों कहते हैं। डेविड एलन कोल्ब इनको कहते हैं। अब इनका जो जन्म हुआ था, डेविड कोल्ब जी का जो जन्म हुआ था, जन्म इनका कब हुआ था, तो 1939 को 12 दिसंबर
12 दिसंबर 1939 को, ये भी अभी जीवित है। 12 दिसंबर 1939 को हुआ था इनका जन्म, ये जीवित है अभी। कहाँ हुआ था? तो जैसे जैसे उनका जन्म हुआ था, किसका? कॉल्स का, रोजर्स का हुआ था, तो वैसे ही इनका भी जन्म वही हुआ है, एलिनोइस, एलिनोइस अमेरिका में, एलिनोइस अमेरिका में जन्म हुआ इनका। ये भी वहीं के हैं। इन्होंने, जैसे उन्होंने, रोजर्स ने अनुभव के आधार पर सीखने की बात किया, इन्होंने भी अनुभवात्मक पर ही चर्चा करी है। तो इनका भी जो सिद्धांत है कैसे फेमस हुए हैं, तो ये अमेरिका के हैं, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? इनको डेट कोल्ब जी को, कोल्ब को अमेरिकन मनोवैज्ञानिक, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक एवं अमेरिकन मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षिक सिद्धांतवादी भी कहते हैं। शैक्षिक सिद्धांतवादी यानी ये क्या है? एजुकेशनल थ्योरिस्ट भी हैं, एजुकेशनल थ्योरिस्ट भी हैं, तो शैक्षिक सिद्धांतवादी कहते हैं। यह सब समझ के रखिए, क्योंकि अगर कहीं प्रश्न आए तो आप इसका जवाब दे सके, आपके पास कंटेंट रहेगा तो हम बता सकेंगे ये कौन है। तो इनका पूरा नाम है डेविड एलन कोल्ब। इनका जन्म जो है 12 दिसंबर 1939 को हुआ है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो अमेरिका के रहने वाले हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? अमेरिकन मनोवैज्ञानिक और अमेरिकन शैक्षिक सिद्धांतवादी इनको कहा जाता है। तो ये इनका इनका जो परिचय है, इनका ये इन्होंने अपना एक फाउंडेशन बनाया, इन्होंने अपना एक फाउंडेशन बनाया और उस फाउंडेशन में लर्निंग की ही बात करी। इन्होंने अपना एक फाउंडेशन बनाया, मतलब इन्होंने निर्माण किया, एक सिस्टम निर्माण किया, उस सिस्टम का नाम इन्होंने रखा, उस सिस्टम का नाम रखा इन्होंने एक्सपीरियंस बेस्ड। एक इन्होंने सिस्टम बनाया, जिस सिस्टम का नाम ही इन्होंने रखा, और उसके चेयरमैन भी थे, उसके प्रणेता भी इन्हीं को कहा जाता है। तो एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग सिस्टम्स, इन्होंने एक सिस्टम बनाया, इसका नाम था एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग सिस्टम। याद रखिएगा, इन्होंने एक सिस्टम, इन्होंने एक इसका निर्माण किया, एक सिस्टम बनाया, उस सिस्टम का नाम इन्होंने रखा क्या? एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग सिस्टम। ये प्रणेता थे, ये प्रणेता थे। क्या थे? एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग सिस्टम के ये प्रणेता थे। इनके बारे में इनको जाना जाता है। ये जो है, इन्होंने अपना अनुभवात्मक सिद्धांत, सीखने की शैली, इन्होंने इन्होंने सीखने की शैली बताई, और सीखने की शैली बताई तथा सीखने का चक्र बताया। सीखने के अनुभव के जरिए सीखने की शैली और सीखने का चक्र बताया इन्होंने। कोल्ब जी ने, कोल्ब जी ने 1984 में, कब? तो ध्यान करिएगा, पूछा जाता प्रश्न अधिकतर जो डीएसएसबी में और अन्य जगहों पे, अन्य प्रश्नों में पूछा जाता है। पहले प्रश्न नहीं आता था, क्योंकि ये रिसेंट के हैं। कहाँ के हैं, कब के हैं? 1939 के हैं। 1939 का जन्म हुआ है, तो इनका रिसेंट की थियरी है, तो रिसेंट की थियरी है, तो इसलिए ये प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। और इस पे आने वाले समय में बहुत सारे प्रश्न आएंगे। थोड़ा ये थियरी थोड़ी सी आगे जाकर के कॉम्प्लिकेटेड है, आगे जाकर के थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, बट एक बार समझ लेंगे तो थियरी हमको समझ में आ जाएगी। थियरियां सारी कॉम्प्लिकेटेड होती है, उनको समझना पड़ता है। तो जब हम एक बार समझ लेंगे तो हमको वो आसान लगने लगेगी। तो ये थियरी भी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, वो जब हम पढ़ेंगे, इसीलिए इस पर प्रश्न आते हैं। प्रश्न आते हैं जैसे पियाजी की भी थियरी कॉम्प्लिकेटेड है, पियाजी की थियरी में डीप पूछा जाता है, तो वैसे ही इनकी भी थियरी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। इन्होंने कई सारी चीजों को मिला लिया हुआ है, कई सारी बातों को मिला लिया, इसलिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो ये चीज पर प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं, कि वहां तक लोगों का संज्ञान नहीं पहुंचता, वहां पर अप्लाई नहीं कर पाते हैं लोग, तो इसलिए वो अप्लाई बेस के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए वहां पे उससे प्रश्न आते हैं। तो कोल्ब जी ने 1984 में, कोल्ब जी ने 1984 में एक सीखने की शैली, सीखने की शैली एवं सीखने की शैली एवं सीखने का चक्र, अनुभव के जरिए सीखने का चक्र, अनुभव के माध्यम से सीखने का चक्र बताया। इनमें इनकी दो बातें जानी जाती हैं। क्या बातें जानी जाती हैं? एक सीखने की शैली और दूसरा सीखने का चक्र, सीखने का चक्र।
ये सीखने की शैली और सीखने का चक्र, ये दो चीजें जानी जाती हैं, दो चीजें इनकी काफी फेमस है। तो ये फेमस कहाँ है, ये सब आई बातें कहाँ से, ये जो है, ये चूंकि 20वीं सदी के मिड के, 20वीं सदी के लगभग मिड के ये जन्म लिए थे, और पढ़ते पढ़ाते जो है वो मिड के ऊपर आ गए, मिड के ऊपर आ गए। तो उस समय तक पियाजे जी का बड़ा बोलबाला था, उस समय पियाजे जी का बहुत बोलबाला था, बिहेवियरिस्टों का भी उस समय पे लगभग लगभग चल रही थी, पीक पे चल रहा था। ये क्या थे, हमने बताया था ना आपको कि जो लर्निंग का सिद्धांत है, वो लर्निंग का सिद्धांत कैसे है, यहाँ पे मैं कहीं लिख देता हूं तो आपको याद रहे, मतलब वो उसको मैं लिंक कर सकूं। यहीं पे मैंने कहा था आपको कि सीखने के सिद्धांत जो है उनको 3 ब्रांच में डिवाइड किया गया है, 3 ब्रांच में डिवाइड किया गया। तो व्यवहारवाद, संज्ञानवाद और क्या, संरचनावाद। तो व्यवहारवाद में जो व्यवहारवाद के व्यवहारवादी थे, जो व्यवहारवाद के व्यवहारवादी थे, व्यवहारवाद के व्यवहारवादी में कौन कौन था, तो व्यवहारवाद के व्यवहारवादियों में कौन कौन थे, तो यहाँ पे जो है वो पावलो थे, पावलो गुथरी, थॉर्नडाइक, स्किनर, ये लोग थे, ये लोग थे। तो ये इनके इनके ये कुछ इनसे, और उसके बाद जो कोहलर अंतर्दृष्टि वाले, फिर उसके बाद जितने भी और भी थे, ये सारे लोग, कोफका, लेविन, इन लोगों से, इसी में पियाजे, इसी में बंडूरा, इन सारे लोगों से प्रभावित थे। वहीं जब संरचनावाद आया तो जॉन डेवी से भी प्रभावित थे, या जॉन डेवी से भी प्रभावित थे। जॉन डेवी का जो संरचनावाद था, प्लेवे मेथड, खेल के माध्यम से सीखना, तो खेल के माध्यम से सीखना, इनसे प्रभावित थे। फिर इनके साथ में आए हुए थे, जो कि हमने अभी पढ़ा, इसके पहले हमने पढ़ा, तो रोजर्स के से भी थे प्रभावित, मास्लो से भी थे प्रभावित, इन सारे लोगों से प्रभावित थे, यानी जो मानवतावादी थे वो इनसे भी प्रभावित थे। इन सारे लोगों के अनुभव को इन्होंने अपने अंदर ले लिया, इनको सारे लोगों को अपने अंदर ले लिया, और वहां से उन्होंने बताया कि व्यक्ति कैसे सीखता है। इन्होंने अपना एक थ्योरी का निर्माण किया, इन्होंने कहा कि एक साइकिल बताई कि इस साइकिल के जरिए लोग सीखते हैं। तो उन सारे लोगों को प्रभावित होकर के उन्होंने अपना एक सिद्धांत बनाया। तो इसलिए इनको कहा जाता है क्या, कि ये प्रभावित किससे थे, तो ये प्रभावित थे व्यवहारवादी, संज्ञानवादी और संरचनावादी, इन लोगों से प्रभावित थे। ये व्यवहारवादी, संज्ञानवादी एवं संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों से प्रभावित थे। प्रभावित होकर अपना एक सीखने का चक्र बताया। इन्होंने क्या बताया, अपना एक सीखने का चक्र, इन्होंने अपना एक सीखने का चक्र बताया। चलिए आइए अब हम इनके सीखने के चक्र को समझते हैं कि इनका सीखने का चक्र क्या था। तो ये तो था इनका बेसिक जानकारी, ये थी इनकी बेसिक जानकारी कि ये कौन थे। एक बार वापस से हम रिवीजन कर देते हैं, ये कौन थे। तो डेविड कोल्ब का अनुभवात्मक सिद्धांत पढ़ रहे हैं, जिसमें हम डेविड कोल्ब के बारे में समझ रहे हैं। तो डेविड कोल्ब जी कौन थे, इनका परिचय समझ लेते हैं। तो इनका पूरा नाम डेविड एलन कोल्ब इनका पूरा नाम था। इनका जन्म 12 दिसंबर 1939 को हुआ था, और ये अभी जीवित व्यक्ति हैं। और इनकी थ्योरी जो है बहुत ही फेमस हुई है। आज के रिसेंट में जो वर्तमान समय है 21वीं सदी में, वह थ्योरी बहुत ही काफी फेमस हुई है। क्यों फेमस हुई है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट लिए गए हैं, और उस एस्पेक्ट को सीखना, अनुभव के आधार पर सीखना, इसलिए ये फेमस हुई है। तो यह अमेरिका में इनका जन्म हुआ था, तो इसलिए अमेरिकन मनोवैज्ञानिक जाने जाते हैं। और ये इन्होंने शिक्षा के रूप में बहुत सारा काम किया, इसलिए इनको शिक्षा का सिद्धांतवादी भी कहते हैं। ये इन्होंने अपना एक सिस्टम बनाया, उस सिस्टम का नाम इन्होंने रखा एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग सिस्टम, जिसको इनको प्रणेता इनका कहा जाता है। इन्होंने 1984 में इन्होंने अपना एक सीखने का चक्र और सीखने की शैली बताई, जैसे वर्क बनाया हुआ है और जैसे वक्त बनाया हुआ, वैसे इन्होंने भी अपना सीखने का शैली बनाया। उस सीखने की शैली के आधार पे जो है इन्होंने
अपना अपना खुद का थ्योरी बनाया। और ये सब आया कहां से, प्रभावित कहां से, ये इन्फ्लुएंस किससे थे, तो ये इन्फ्लुएंस थे जो व्यवहारवादी, संज्ञानवादी और संरचनावादी, ये जो मनोवैज्ञानिक थे, उन मनोवैज्ञानिकों से ये प्रभावित हुए। इनका जो अनुभव, उस अनुभव में व्यवहार भी है, इनके अनुभव में संज्ञान भी है और इनके अनुभव में क्रियाकलाप भी है। ये सारी चीजों को इन्होंने अपने अपना जो इन्होंने सिद्धांत बताया, उनके सिद्धांत में तीनों बातें हैं कि व्यक्ति व्यवहार भी करता है, व्यक्ति जो है संज्ञान भी चलाता है और व्यक्ति जो है वह क्रियाकलाप भी करता है। ये तीनों बातें इनके सिद्धांत में आ जाती हैं, तो इसलिए इनका सिद्धांत थोड़ा सा अलग है। और तीनों सिद्धांत अलग है, इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है और थोड़ा सा ट्रिकी भी है, उसको समझने की जरूरत होगी। तो ये इतना आपने पढ़ा, इतना आपने समझा, चलिए इतना आपने समझ लिया। अब हम इसके बाद हम इसके आगे की चर्चा करेंगे, इनका आगे का सिद्धांत क्या है, वो सिद्धांत के बारे में विस्तार में चर्चा करेंगे। अब यहां से हम इनके आगे की चर्चा करेंगे कि कोल्ब जी का जो सिद्धांत है वो क्या है, कोल्ब जी ने जो सिद्धांत दिया वो क्या है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो कोल्ब का सिद्धांत पढ़ते हैं, अनुभविक अधिगम सिद्धांत। अब यहां से हम पढ़ेंगे, कोल्ब का अनुभविक अधिगम सिद्धांत। तो समझ लेते हैं, इन्होंने जो बताया, इन्होंने कहा कि कोल्ब का जो अनुभवात्मक सिद्धांत है वो दो स्तरों पर काम करता है। इनका जो अनुभवात्मक सिद्धांत है यह दो स्तरों पर काम करता है। कोल्ब का अनुभवात्मक सिद्धांत दो स्तर पर, दो लेवल पर काम करता है। वो क्या क्या है उसके बारे में चलते हैं। तो दो स्तर क्या क्या है, इन्होंने जो दो स्तर बताए थे वो दो स्तर कुछ इस तरह से बताए थे। चलिए ये दो स्तर हैं, इनके दो स्तरों को समझ लेते हैं। इनके जो दो स्तर थे, पहले में इन्होंने कहा कि चार चार चरण का चक्र, चार चरण वाला चक्र, पहले में इन्होंने बताया कि चार चरणों वाला चक्र, चार चरणों वाला चक्र, इन्होंने चक्र की बताई, चार चरणों वाला इन्होंने चक्र बताया। और फिर उन्होंने बताया चार अलग अलग सीखने की शैली, चार अलग अलग सीखने की शैली, समझ के रखिएगा। समझ के रखिएगा, चार अलग अलग सीखने की शैली। अब ये चार अलग अलग सीखने की शैली क्या थी उसको कर लेंगे बात, और चार चरणों वाला चक्र जो है उसके बारे में बात कर लेंगे। आप इसके पहले हमने अनुभव का सिद्धांत जो पढ़ा था कार्ल रोजर्स का, अगर आप उसको भी पढ़ लेंगे तो थोड़ा आप इससे और लिंक कर पाएंगे, क्योंकि उनसे इन्हीं इन्हीं के आधार पर, उनका आधार पर दोनों वाइस वर्सा मिलता जुलता थोड़ा है, इनकी थोड़ी अलग है, उनका थोड़ा अलग है, बट उसको भी पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आएगा। वो भी जो है यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है, वहां से भी आप उसको भी देख सकते हैं। चलिए तो बात करते हैं यहाँ पे इनका जो चार चरणों वाला जो चक्र था वो क्या था, और इनमें इनकी जो चार अलग अलग प्रकार की सीखने की जो शैली थी वह क्या थी। कोल्ब ने अपना एक अलग से, कोल्ब ने अपना एक अलग से जो है उनका उनके कहना है, कोल्ब जी का कहना है, क्या कहना है उनको समझ लेते हैं। उन्होंने सीखने के बारे में क्या बताया था उसको समझ लेते हैं। उन्होंने सीखने के बारे में कहा था, क्या सीखना होता कैसे है। तो उन्होंने सीखने के बारे में कहा कि व्यक्ति व्यक्ति में कैसे सीखना होता है। तो उन्होंने कहा सीखने का प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया वह है जिसमें, ध्यान करिएगा, सीखने की प्रक्रिया वह है जिसमें अनुभव के परिवर्तन के माध्यम से, जिसमें अनुभव के परिवर्तन के माध्यम से
जिसमें अनुभव के परिवर्तन के माध्यम से ज्ञान का निर्माण किया जाता है। ज्ञान का निर्माण किया जाता है। ज्ञान का निर्माण किया जाता है। ये इनका स्टेटमेंट था। किनका स्टेटमेंट था? कभी कभी पूछा जाता है कि यह स्टेटमेंट किसने दिया हुआ है, यह स्टेटमेंट किसने दिया हुआ है या किसने कहा हुआ है? तो याद रखिएगा, सीखने की प्रक्रिया वह है जिसमें अनुभव के परिवर्तन के माध्यम से कहां आया, तो आप ये समझिएगा। देखिए कैसे आपको याद करना है, आपको याद कैसे करना है वो मैं आपको बता दूं। देखिए मैंने बताया कि अनुभव का परिवर्तन, अनुभव में परिवर्तन जब भी आएगा तो आप क्या करेंगे, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए या तो इसको रोजर्स ने कहा होगा या तो इसको कोल्ब ने कहा होगा, या तो इसको रोजर्स ने कहा होगा या तो कोल्ब ने कहा होगा। रोजर्स जी मात्र अनुभव की बात करते हैं, जबकि कोल्ब जी क्या है, वह कोल्ब जी कहते हैं कि उसमें कई प्रकार की शैली भी आती है, स्टाइल भी आती है। तो स्टाइल आती है तो उस स्टाइल में वह क्या करता है, अपने ज्ञान का निर्माण करता है। उस स्टाइल में ज्ञान का निर्माण करता है। तो ज्ञान का निर्माण कैसे करता है? तो ज्ञान का निर्माण करने के लिए सब इसमें ज्ञान का निर्माण किससे संबंधित है? ज्ञान का निर्माण किससे संबंधित है? तो आप समझ सकते हैं किससे? पियाजे से। इस पर किसने ज्यादा काम किया हुआ है? पियाजे जी ने काम किया हुआ है ज्ञान के निर्माण में। ज्ञान के निर्माण में पियाजे जी ने काम किया हुआ। ज्ञान के निर्माण में ही उन्होंने स्कीमा, एजिमिनेशन, एकोमोडेशन, एडप्टेशन, इन सब की चर्चा करी हुई थी। तो ज्ञान का निर्माण, और चूंकि यह कौन थे, यह कोल्ब जी किससे संबंधित थे, इन्होंने यह किससे प्रभावित थे? तो पियाजे से प्रभावित थे, या जितने थियरिस्ट थे उनसे प्रभावित थे, या कोहलर से प्रभावित थे, या जो है पाउलो से प्रभावित थे, थॉर्नडाइक से प्रभावित थे। इन सारे लोगों के थियरी उन्होंने पढ़ा हुआ था। ज्यादा जो ये प्रभावित थे वह पियाजे से प्रभावित थे, ये ज्यादा प्रभावित है पियाजे से। तो पियाजे को ध्यान में रखते हैं और कहते हैं कि अनुभव को जोड़ देते हैं। पियाजे की बातों को ध्यान में रख करके अनुभव को जोड़ देते हैं। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है क्या, एक तो अनुभव का परिवर्तन और दूसरा क्या, ज्ञान का निर्माण। तो इसलिए ये दोनों बातें किससे संबंधित हो जाएंगी? डेविड कोल्ब से। तो याद करके रखिएगा आप लोग, जो है वो याद रखेंगे तो आपको काम आएगा। चलिए, इससे ये प्रभावित थे। तो इन्होंने कहा कि व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है वह अनुभवों के माध्यम से सीखता है। जैसे कोई व्यक्ति एक जगह गया, उसने कोई कार्य किया, उसके बाद जब वो आगे गया तो आगे कोई और कार्य किया, बट करता कैसे, उसमें से कुछ भूल होती है, कुछ त्रुटि होती है। उस त्रुटियों को, भूल को वह क्या करता है, सुधार करता है, उसी आधार पर सीखता है। तो इसी को इन्होंने एक चक्र में बताया। आइए वो चक्र को समझ लेते हैं, उस चक्र में क्या है। उस चक्र में इन्होंने क्या समझाया? इन्होंने चक्र समझाया, इन्होंने एक चक्र बताया। चक्र आप समझ सकते हैं कि चक्र कैसा होगा? चक्र कुछ इस तरह का होगा। बहुत ध्यान से हमको समझना है इसको, इस चक्र को, क्योंकि इस चक्र पर पूरा का पूरा सिद्धांत बेस है। इस चक्र पर पूरा का पूरा सिद्धांत बेस है। अब ये चक्र है, समझिए चक्र है, क्या है? ये चक्र है। चक्र मतलब गोलाकार, एक साइकिल है, वो साइकिल की तरफ घूमती है, यानी ये ऐसे घूमता रहेगा। चलिए, तो इस साइकिल को हम जरा विस्तार में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, इन्होंने कहा कि सबसे पहले व्यक्ति करता क्या है? व्यक्ति करता है कि कुछ कंक्रीट एक्सपीरियंस लेता है। सबसे पहले कोई कंक्रीट एक्सपीरियंस लेता है। तो इन्होंने सबसे पहले बात करी क्या, कोई कंक्रीट एक्सपीरियंस लेने की, यानी ठोस अनुभव। कंक्रीट एक्सपीरियंस का मतलब उन्होंने कहा कि कोई ठोस अनुभव लेना। चलिए, इस पर चर्चा करेंगे, विस्तार में करेंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा, यही दो चीजें हमको समझनी है। इन्हीं दो चीजों पर प्रश्न आते हैं। यहां तक तो जितनी बातें थी वह सब एक बेस था, यह सब सूचना थी, यह इसका अप्लाई है। यह अप्लाई, इस एप्लीकेशन को हमको समझना है। इन्होंने क्या बात करी हुई थी, इसको अगर आप समझ लेंगे आपका प्रश्न हल हो जाएगा। इतना आसान नहीं इसको समझना। तो इसलिए आंख, कान, नाक बिल्कुल खोल के, नाक की जरूरत नहीं है, हम कुछ नहीं दे रहे हैं, मतलब ढोकला नहीं दे रहे आपको खाने के लिए, यार नाक की जरूरत नहीं है। नाक से कुछ सुनने को मिलेगा तो नाक अगर आप बंद भी रखेंगे ना, आप मास्क लगा के रखेंगे या नाक बिल्कुल जाम करके रखेंगे तो भी हमको कोई तकलीफ नहीं है। आप आंख खोल के रखिए, कान खोल के रखिए, दिमाग खोल के रखिए, बस ये तीन की जरूरत है हमको, इतना तीन रख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। तो जिन्होंने नाक बंद किया भाई खोल दो, नहीं तो घुटन होने लगेगी। हाँ चलिए आगे चलते हैं। तो कंक्रीट एक्सपीरियंस की बात करेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने क्या कहा, इन्होंने इसमें चार चक्र बताए। देखिए क्या है, चार चरण वाला चक्र। एक चरण, दो चरण, तीन चरण, चार चरण होंगे। चलिए चारों चरणों को लिख लेते हैं। क्या है वो चार चरण? बड़ी उत्सुकता होगी, वो चारों चरण क्या है, जल्दी से बताओ सर। कहाँ भागे जा रहे हो, इधर उधर बकवास किए जा रहे हो, जल्दी से वो चरण बताओ। चरण जानने की जरूरत है हमको, वो चरण क्या है। चलिए कोई बात नहीं भाई, सब्र रखो थोड़ी, वो चरण भी बता देंगे। चलिए तो पहले चरण की बात करते हैं। एक चरण यहाँ पे होगा, मैंने कहा एक चरण, दूसरा चरण यहाँ पे होगा, तीसरा चरण यहाँ पे होगा और चौथा चरण यहाँ पे होगा। ये क्या है, ये वाला चरण इससे संबंधित होगा, ये वाला चरण इससे संबंधित होगा, ये वाला चरण इससे संबंधित होगा और ये वाला चरण इससे संबंधित होगा। अब बोलोगे सर अरे हो तो गया, समझ गए, आगे चलो ना। हाँ ठीक है भाई, सब्र रखो थोड़ा, और भी करते हैं। चलिए तो यहाँ पे
अब हमको क्या देखना है, ये चारों चरण क्या है वो एक दूसरे से आपस में संबंधित है, इसीलिए क्या होगा, ये साइकिल की तरह चलते रहेगा, ये साइकिल की तरह चलते रहेगा। यानी ये वाला चरण इस पर आएगा, ये वाला चरण इस पर आएगा, ये वाला चरण इस पर आएगा, और यहां से सीखने के बाद अगर कुछ और हुआ सुधार तो फिर से वापस आएगा, फिर से चक्र क्या होगा, ये चलता होगा। साइकिल क्या करता है, साइकिल हमेशा चलते रहता है, साइकिल चलते रहता है, तो इसीलिए चक्र क्या होगा, वह चलते रहेगा। आइए वो चक्रों में जो चार बातें हैं उनको समझते हैं। उन चक्रों को पहले लिख लेंगे, उसके बाद हम एग्जाम्पल एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई सारे एग्जाम्पल लेंगे और आपके दिमाग में बिल्कुल हम सेट कर देंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो पहला वाला जो इनका इन्होंने बताया हुआ था चक्र, उस चक्र का नाम दिया था कंक्रीट एक्सपीरियंस। कंक्रीट एक्सपीरियंस, कंक्रीट एक्सपीरियंस बताया था। इस कंक्रीट एक्सपीरियंस को कहेंगे क्या, ठोस अनुभव, ठोस अनुभव कहेंगे। पहला उन्होंने बताया। दूसरा जो इन्होंने बताया, दूसरी की चर्चा इन्होंने करी क्या, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन यानी प्रतिलक्षित आकलन, प्रतिलक्षित आकलन ये बताया उन्होंने। फिर बताया इन्होंने एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन, इन्होंने अगला बताया एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन। इतना जल्दी ये टर्म समझ में नहीं आएगा, इसको कहेंगे क्या, अमूर्त संप्रत्यात्मक, अमूर्त संप्रत्यात्मक। अब जो चौथी बात इन्होंने बताई, वो चौथा इन्होंने बताया एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन ये इन्होंने बताया। अब ये इन्होंने चार चक्र बताया, इन चारों चक्रों को जो है हम सेट कर देते हैं। चार चक्र इन्होंने क्या बताया, हम इसको मिटा देते हैं, ये चारों चक्रों के भी यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है। चलिए अब यहीं से हमको ये चक्र समझ में आएगा और इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे, इसी पर जो भी टाइम हमको लेना है इसी पर टाइम लेंगे। चलिए तो यहाँ पे इन्होंने बताया एक चक्र होगा ये, दूसरा चक्र होगा ये, तीसरा चक्र होगा ये, और जो चौथा चक्र होगा वो ये। अब ये चारों चक्र क्या कर रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं। चारों चक्र क्या कर रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं। तो ये हो गया पहला चक्र, ये हो गया दूसरा चक्र, और ये हो गया तीसरा चक्र, और ये हो गया चौथा चक्र। आपस में क्या कर रहे हैं, देखिए मिल रहे हैं, मिल रहे हैं। यानी ये कंक्रीट एक्सपीरियंस के बाद रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन के बाद एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन, और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन के बाद एक्टिव एक्सपेरिमेंट। अब चलिए इस पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे कहा कि सबसे पहले कोई कंक्रीट ध्यान से समझ लेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि कोई सबसे पहले कंक्रीट एक्सपीरियंस लेना। कंक्रीट एक्सपीरियंस में मतलब क्या, कि पहले मैं एक बार पूरी कहानी के जरिए इसको समझा देता हूँ, फिर आगे चलता हूँ। कंक्रीट एक्सपीरियंस का मतलब क्या, कि हम कहीं गए और कोई हमने ठोस अनुभव लिया, हम कहीं गए कोई ठोस अनुभव लिया। मान लीजिए अभी हाल हाल में हमने एक प्रोग्राम किया था। यहाँ पे हाल हाल में अभी 15 अगस्त के दिन 15 अगस्त के दिन हमने एक थीम पर एक प्रोग्राम किया था। 75 जो हमारा अगस्त जो हमारा हमने मनाया था स्वतंत्रता दिवस, उस पर हमने एक प्रोग्राम किया हुआ था। उस प्रोग्राम पर 10-12 बच्चों ने भाग लिया हुआ था, दिशा एकेडमी के बच्चों ने भाग लिया हुआ था, केएल इंस्टीट्यूट के बच्चों ने भाग लिया हुआ था। अब इसमें से इस पे जो है, अब जो प्रोग्राम किया हुआ था उस प्रोग्राम पर वो क्या हुआ, हमारे पास ठोस अनुभव हो गया। हमने उस प्रोग्राम को किया उससे पहले की बात नहीं करते, पहले वो प्रोग्राम को हमने इंप्लीमेंट कर दिया, कर लिया। करने के बाद हमको क्या पता चला, हमको पता चला कि उससे हमने उसमें क्या किया था, कैसे किया था, जो कुछ भी हमने सीखा हुआ था उसको हमने कैसे कैसे हमने एक्ट में लिया। वो पहली वाली टीम ने क्या किया था, दूसरी वाली टीम ने क्या किया था, तीसरी वाली टीम ने क्या किया था, चौथी वाली टीम ने क्या किया था, पांचवी वाली टीम ने क्या किया था। तो 15 अगस्त के जो प्रोग्राम, इस प्रोग्राम को हमने किया, प्रोग्राम को किया, तो किया क्या हो गया, वो कंक्रीट एक्सपीरियंस हो गया। अब जो उस दिन जो भी हमारा 5 मिनट का प्रोग्राम था, 5 मिनट का प्रोग्राम या
जो भी हमारा 7 मिनट का प्रोग्राम, 6 मिनट का प्रोग्राम जो भी था, वो 5 मिनट के प्रोग्राम को हमने इंप्लीमेंट कर दिया, उस दिन कर दिया। तो करने के बाद जो कुछ भी हमको वहां से अनुभव मिला, उस अनुभव के आधार पे हम आगे चलेंगे तो क्या करेंगे, हम वहां पे रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन करेंगे। रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन करेंगे कि देखा हमने उसमें कितनी टीम थी, कुल 5 टीम थी, ए बी सी डी और ई, कुल 5 टीम थी। ध्यान करिएगा, कुल 5 टीम थी। एक में किसी ने एजुकेशन पे काम किया हुआ था, किसी ने साइंस पर काम किया हुआ था, किसी ने जो है वो कल्चर पे काम किया हुआ था, फैशन शो पे काम किया हुआ था, तो किसी ने टेक्नोलॉजी पर काम किया हुआ था, तो किसी ने किसी पर। पांच टीम थी, तो पांचों टीम ने अपना काम किया हुआ था। अब हमने देखा कि पहली टीम ने जो सीखा उसको किस तरह से इंप्लीमेंट किया। पहली टीम थोड़ी लेट आई, लास्ट वाली टीम जो थी उसने भी पहले ही छोड़ दिया। लास्ट वाली टीम ने पहले ही छोड़ दिया, उधर गाना बज रहा है, उधर म्यूजिक चल रहा है, और उसने पहले अपना एक्ट खत्म कर दिया, यानी खत्म कर दिया। अब हम जब दोबारा काम करेंगे तो हम ये पूरा का पूरा मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड काम करेंगे। यानी वही क्या कह रहा है, इस प्रोग्राम में जो 5 मिनट का प्रोग्राम था, 5 मिनट की प्रोग्राम में जो इतने सारे लोगों ने भाग लिया, इन सारे भागों पर, एक एक चीजों पर क्या करना, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन करना कि कहां कहां गलतियां हुई थी, कहां कहां हमने सही किया था, कौन कौन सी गलतियां करी थी, उन गलतियों को हमको सुधार करना है, और जो जो हमने सही किया था उसको हमको आगे कैरी करके लेके जाना है। जैसे किसी पे एक एग्जांपल और बताऊं, हमारा कोई भी प्रोग्राम होता है उसमें हमारा माइम जो है हमेशा फेमस होता है, क्या, माइम। और माइम की लोग डिमांड करते हैं कि आपके यहां से कोई माइम करेगा क्या। माइम आज से नहीं, कई सालों से माइम केएल कर रहा है, तो माइम क्या हुआ, माइम हमारा एक पहले का कंक्रीट अनुभव था, उस अनुभव को हम कैरी करके लेके जा रहे हैं। बट हर माइम एक जैसी नहीं होती है, माइम एक के बाद दूसरी बाद तीसरी अलग बदलती रहती है। वो बदलती कैसे रहती है, उसमें से जो गलतियां होती हैं, माइम को तो लेके जा रहे हैं, माइम हमारी अच्छाई है, माइम लेके आ रहे हैं, बट माइम में क्या कर रहे हैं, जो गलतियां होती है उसको सुधारते चलते हैं। तो वही क्या कर रहा है, वो कैसे होगा, जब हम रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो यानी सबसे पहले जो कंक्रीट एक्सपीरियंस है, सबसे पहले ठोस हमको अनुभव लेके आना है। उस ठोस अनुभव के आधार पे उसमें जो कुछ भी गलतियां हैं, बारी बारी गलतियों को नोट डाउन करते चलना है कि भैया 5 मिनट का समय मिला था, अब क्या करें, 5 मिनट का तो समय मिला, तो इसमें कितना एक्ट करें। अच्छा, 5 मिनट का समय मिला, हमको तैयारी करने का कितना मौका मिला, तैयारी करने का मौका हमको खाली एक दिन का मिला हुआ था, तो एक दिन में कितना तैयारी करेंगे, थीम रेडी करेंगे, तैयारी करें, कोई कॉस्ट्यूम नहीं था, कुछ भी नहीं था, अचानक से हमको कहा गया प्रोग्राम करना है, एक दिन हमने प्रोग्राम कर दिया, तो कितना करेंगे। तो ये सब चीजें जो भी हैं कि पहले से हम जो भी टास्क लेंगे तो 1 वीक पहले लेंगे, 15 दिन पहले लेंगे, उसकी पूरी की पूरी बारीकी से तैयारी करेंगे। तो बारीकी से तैयारी करेंगे, ये हमको कैसे पता चला, जब हमने ठोस एक्सपीरियंस लिया उसमें से हमने बारीकी से ऑब्जर्वेशन करा तो हमको पता चला कि ये कमियां थी। इन कमियों को क्या करना, अपने अंदर इंटरलाइज कर लेना, और उनको क्या करना, उसको बाद में सुधार करने की कोशिश करना। तो कैसे करेंगे, उसमें हम ये सोचेंगे, उसका एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन करेंगे कि क्या करना है, इसमें करना क्या है, इसमें किस किस चीजों को शामिल करेंगे सुधार करने के लिए। यानी अब चलिए, ये वाला प्रोग्राम किया हुआ था, ये वाले मतलब ABCD इतने सारे लोग थे, इसमें कौन सी कड़ी कमजोर थी। किसी का और सजेशन आया हुआ था कि अगर आप कोरोना की वैक्सीनेशन पर लिए होते तो और अच्छा हुआ होता। तो इसमें से क्या, अगर हम किसी को निकाल दें, कोरोना की वैक्सीनेशन को निकाल दें, तो क्या और बेहतर हो सकता था। तो ये चीजें हम क्या करेंगे, डीप अंदर जो उसका कॉन्सेप्चुअलाइजेशन रेडी करेंगे कि आगे आने वाले समय में हम इस चीज को शामिल करेंगे, तो हमारा प्रोग्राम और बेहतर होगा। तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, यानी इसकी कमियों के आधार पे हम अपने अंदर कल्पना तैयार कर रहे हैं, संकल्पना तैयार कर रहे हैं। अमूर्त संकल्पना, देखिए मूर्त नहीं है, वो अमूर्त संकल्पना हम अपने अंदर बिठा रहे हैं कि आगे आने वाले समय में हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे, इसको डालेंगे। तो अमूर्त संकल्पना तैयार करना, उसके बाद जो आगे का चल रहा था क्या, उसको एक्टिव एक्सपेरिमेंट करना। अब यानी जो कमियां थी, यहाँ पे हमने एक अनुभव लिया हुआ था, इसको रिफ्लेक्ट किया, इसको कंसेप्चुअलाइज किया, जो कुछ भी हमने हमारे दिमाग में आया कि अब इसको लेके आना है, इसी चीज को हमने क्या किया, वापस से इसको एक्टिव एक्सपेरिमेंट किया। यानी अब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अब करने के बाद फिर हमको क्या मिलेगा, ध्यान करिएगा, फिर हमको क्या मिलेगा, एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या मिलेगा, यहाँ पे कंक्रीट एक्सपीरियंस मिलेगा। एक्सपीरियंस कब मिलेगा, जब काम खत्म हो जाएगा तब एक्सपीरियंस ये मिलेगा। यहाँ पे हमारा काम खत्म हो गया था, मैंने शुरू कहां से किया था,
काम खत्म हो गया, काम खत्म होने के बाद हमको एक्सपीरियंस मिला, एक्सपीरियंस के आधार पे हमने उसको रिफ्लेक्ट, हमने ऑब्जर्वेशन किया, ऑब्जर्वेशन करने के बाद हमने उसको सोचा कहाँ कहाँ गलतियां हैं, उन गलतियों के आधार पे फिर क्या करेंगे, हम उन गलतियों के आधार पे हम उस चीज को सुधारेंगे, उसको रेडी करेंगे, मस्तिष्क में रेडी करेंगे, कॉन्सेप्चुलाइज करेंगे और वापस से उसको एक्सपेरिमेंट करेंगे, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद फिर से अनुभव देखेंगे, फिर से कोई गलती होगी तो फिर से उसमें हम देखेंगे, देखने के बाद फिर से उसका हम संकल्पना बनाएंगे, फिर से करेंगे। ये प्रक्रिया क्या होगी, ये चलती रहेगी, ये चलती रहेगी। इसी को इन्होंने कहा सीखने के अनुभव के 4 चरण, सीखने के अनुभव के 4 चरण। चलिए ये तो एक एग्जांपल हमने बताया, इसी पे एक एग्जांपल और 2 एग्जांपल मैं आपको और बताऊंगा, ये पूरा का पूरा आपके समझ में आ जाएगा, ये पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा दंगल मूवी, दंगल मूवी देखी होगी। दंगल मूवी में क्या कहा गया है, दंगल मूवी में गीता फोगाट, गीता फोगाट, वो गीता फोगाट ही थी ना कि बबीता, पहले गीता, बड़ी वाली गीता, हाँ जो भी, तो गीता फोगाट, गीता फोगाट को क्या किया जाता है, वो जब इंटरनेशनल खेल खेलने के लिए जाती है, इंटरनेशनल खेलने के लिए जाती है, तो वहां पे क्या करती है, वहां पे पहली बार हार जाती है, दूसरी बार भी हार जाती है। यह चीज पता चलता है हरियाणा में, मतलब उसके मम्मी पापा को पता चलता है, उसके पापा को, मम्मी को उससे कोई लेना देना था, पापा जी को लेना था, हाँ तो पापा जी को लेना था, तो पापा ने जब देखा कि गलती कहाँ कर रही है, गलती कर रही है, तो वो वापस से वहां गए, उसको उसको तैयार करने के लिए गए, तो गए तो बोला कि बेटा तूने जो किया होगा उसका कोई वीडियो मिलेगा क्या तेरे को, तूने जो किया हुआ उसका वीडियो मिलेगा, वो वीडियो लेके आ, तो वीडियो लेके आया, तो वीडियो लेके आया, वीडियो देखा, वीडियो देखा, बोला कि जहां तेरी अच्छाई है वो अच्छाई को तूने तो किया ही नहीं, उसको तो छोड़ दिया है, जो तेरी अच्छी कॉम्पिटेंस है उसको तो तूने पकड़ा ही नहीं, उसको तो छोड़ दिया, उसी को तो पकड़ना है, उसी को पकड़ना, उस पकड़ करके जब आगे जाएगी तो तेरा और बेहतर होगा। तो उसने क्या किया, वो पता कैसे चला, पहले वो अनुभव हो चुका था, वो अनुभव हो चुका था, वो कंक्रीट एक्सपीरियंस था, उस कंक्रीट एक्सपीरियंस से उसमें एक एक वीडियो के जो भी थी उसको आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे वीडियो को आगे पीछे करके देखा, कहां कहां कमियां थी, कहां कहां कमियां थी, उन कमियों को उसने ऑब्जर्व किया, निकाला, और उस कमियों को क्या किया, फाइंड आउट किया, कमियों को फाइंड आउट किया, और उस कमियों को नोट डाउन करते गया, नोट डाउन करते गया, और अपने अपने अंदर में उसकी तैयारी करने के लिए क्या किया, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइज यानी अमूर्त संकल्पना तैयार किया कि इसको इस तरह से करेंगे, इसको इस तरह से करेंगे, और जब बारी आएगी, जब बारी आएगी तो हम उसी तरह से कमजोरी को जो हमारी है उसको अच्छाई मानेंगे और वही चीज एक्ट करेंगे, एक्ट करेंगे तो वो उसको क्या करेंगे, फिर से उसको एक्ट में लेके आएंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। गीता ने वही किया, गीता ने वही किया, उस चीज को पकड़ा और पकड़ करके उसमें थोड़ी और तैयारी करी और वही चीज अपनाया वहां पे, अपनाया वहां पे, और क्या करी, जीत गई, जीत गई, वहां पे वो चैंपियनशिप बनी। चैंपियनशिप बनी कैसे, जब उसने अपनी कमियों को सुधार किया, कमियों को सुधार किया, तो इसी प्रकार से क्या होती है, लर्निंग होती है। और वो लर्निंग कैसी होती है, इन सभी में क्या आ रहा है, इन सभी में आ रहा अनुभव। चलिए एक एग्जांपल मैंने दंगल का दिया, दूसरा एग्जांपल यहां मैं अपने पढ़ाने का देता हूं, मैं यहाँ पे पढ़ाने का देता हूं, यहाँ पे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मान लीजिए मैंने कल कोई लेक्चर लिया हुआ था, मान लीजिए मैंने कल कोई लेक्चर लिया हुआ था, इसी प्लेटफॉर्म पे लिया हुआ था, और मुझे लगा कि मैंने पढ़ा तो दिया है, अब पढ़ाने के बाद अगर मैं उसको रिवाइंड करके देखूं, कि रिवाइंड करके देखूं कहां गलतियां हैं, कहां कहां बारीकी बारीकी गलतियां हैं, तो अगर मैं उन बारीकी बारीकी गलतियों को ऑब्जर्व करूंगा कि यार ये बोर्ड नहीं दिख रहा था, यहाँ पे ये नहीं दिख रहा था, ये मेरा लेक्चर का स्टाइल नहीं था, ये बहुत तेजी था, ये बहुत फास्ट था, इन सब चीजों को अगर मैं नोट डाउन करते जाऊंगा, तो नोट डाउन करते जाऊंगा, उसको मैं कॉन्सेप्चुअलाइज करूंगा कि कैसा होगा, हम कैसे इसको और सुधार सकते हैं, तो और सुधारेंगे, और सुधारने के बाद आज के लेक्चर में अगर मैं वही चीज उसमें डालूंगा जो मैंने सुधार किया हुआ था, उसको मैं अगर डालूंगा तो क्या होगा, वो हमारा लेक्चर और इफेक्टिव होगा। तो ये हमारा आज का होगा, ये हमारा आज का होगा, इसी को ये हमारा अनुभव आज खत्म हो जाएगा लेक्चर, वापस से मैं क्या करूंगा, ये हमारे पास एक अनुभव हो जाएगा, यानी एक दिन हमारा लेक्चर खत्म हो गया, ये अनुभव बन जाएगा। अब ये अनुभव क्या करेगा, इस अनुभव को मैं वापस से बैठ करके रिवाइंड करके देखूंगा कि कहीं कहां आज के लेक्चर में कहां कमियां थी, आज के लेक्चर में कहां कमियां थी, उसको मैं ऑब्जर्व करूंगा, उसको नोट डाउन करते जाऊंगा, और उन कमियों के आधार पर मैं एक अमूर्त संकल्पना तैयार करूंगा, अमूर्त संकल्पना तैयार करूंगा, इसमें क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या और शामिल कर सकते हैं, उन्हीं चीजों को शामिल करके वापस से मैं उसको इंप्लीमेंट करूंगा, एक्सपेरिमेंट करूंगा, एक्सपेरिमेंट करने के बाद यानी कल जब मैं लेक्चर लूंगा तो उन चीजों को शामिल करूंगा, और फिर उसमें जो कमी होगी उसको मैं अपने अनुभव के आधार पर सुधारूंगा, ऑब्जर्व करूंगा। ये पूरी प्रक्रिया क्या होती है, ये पूरी प्रक्रिया चलती रहती है, ये पूरी प्रक्रिया चलती रहती है। इसी पूरी प्रक्रिया को इन्होंने कहा क्या, कि 4 चरणों वाला चक्र, 4 चरणों वाला चक्र, जिसमें होता है कंक्रीट एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, और क्या, एक्टिव एक्सपेरिमेंट। यहां तक आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम इसी को बहुत शॉर्ट में बात कर लेते हैं, इसी को शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, तो शॉर्ट में कह सकते हैं इसका जो कॉन्सेप्ट होगा, अभी इतना सब कुछ नहीं लिखने के बाद कहीं ऐसे भी आ सकता है, आपको कहीं ऐसे भी आ सकता है
कि इस तरह से क्या कह सकते हैं, इसी को साइकिल में कह सकते हैं एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के बाद रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद आएगा कॉन्सेप्चुलाइजेशन, कॉन्सेप्चुलाइजेशन, और कॉन्सेप्चुलाइजेशन के बाद क्या आएगा, टेस्ट। टेस्ट यानी उसको क्या करना, टेस्ट लेके आना, उसको वापस से करना, इंप्लीमेंट करना। तो ये इस तरह का भी जो है कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी याद रखिएगा, मतलब वही चीज है, सेम यही चीज है कि एक्सपीरियंस लेना, फिर उसको रिफ्लेक्शन करना, उस पर ऑब्जर्वेशन करना, फिर उसके बाद उसका कॉन्सेप्चुलाइजेशन करना, यानी उसको बनाना उसमें, फिर उसका टेस्ट लेना। यह भी क्या है, उसी का चक्र ही है। यह भी क्या है, उसका चक्र है। ये करके, फिर ये करके, फिर ये करके, फिर ये करके, ये क्या है, उसके चक्र है। चक्र है, तो इस तरह से चक्र में चलता है। यानी एक्सपीरियंस को, एक्सपीरियंस के बाद रिफ्लेक्शन करना, रिफ्लेक्शन के बाद कंसेप्चुलाइजेशन करना, कंसेप्चुलाइजेशन के बाद उसका टेस्ट करना। तो ये पूरी प्रक्रिया क्या होती है, इसी पूरी प्रक्रिया के आधार पे पूरा जो है वो चलता है। चलता है क्या, इन्होंने ये 4 चरण का एक्सपीरियंस का अनुभव बताया, अनुभव का जो 4 चरण है उन्होंने बताया कि इसी आधार पे जो है लर्निंग होती है, और इसी को उन्होंने समझा। अब इसके आधार पे, इसके आधार पे उन्होंने कुछ 4 शैली भी बताई। इसके आधार पे कुछ उन्होंने 4 शैली भी बताई। चलो उन 4 शैलियों की चर्चा कर लेते हैं। इतना तो आपने कर लिया होगा, ये मैं यहीं पे रहने देता हूं इसको, और 4 उनका जो 4 शैली है उसकी चर्चा करता हूं। ये तो समझ में आ गया होगा आपको यहां तक। चलिए, यहां तक समझ में आ गया कि ये क्या है, कंक्रीट एक्सपीरियंस है, ये रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन है, और ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन है, और ये क्या है, एक्टिव एक्सपेरिमेंट है। इसी के आधार पे जो है उन्होंने कुछ और संकल्पना बताई। इसी के आधार पर उन्होंने कुछ और संकल्पना बताई। उसकी क्या संकल्पना बताई, उसकी चर्चा कर लेते हैं। जो उन्होंने संकल्पना बताई वो क्या बताया, उसकी जो है चर्चा कर लेते हैं। इसमें जो उन्होंने बताने का काम किया, क्या किया कि ये अब यहाँ पे इसके 4 बनेंगे कैसे, तो इन्होंने बताया कि इसमें इसमें जो 4 बातें बनती हैं, क्या बातें बनती है कि यहाँ पे सीखने की शैली इन्होंने बताई, क्या सीखने की शैली इन्होंने बताई कि डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट बताया। फिर उन्होंने बताया कि एकोमोडेशन, एकोमोडेशन, डाइवर्जेंट बाद एकोमोडेशन बताया। उसके बाद जो है इन्होंने क्या बताया, कन्वर्जेंट बताया, कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट की बात बताया उन्होंने एजिमिलेशन, एजिमिलेशन, ये इस तरह से उन्होंने बताया। अब इसी को कहते हैं क्या, डाका, इसी को डाका, डाका की शैली, क्या शैली, डाका, डाका शैली। जैसे हमने शैली पढ़ा हुआ, क्या हमने वक्त शैली पढ़ा हुआ है, हमने वक्त शैली पढ़ा हुआ है, ध्यान करिएगा, वक्त शैली पढ़ा हुआ है। फिर उसके बाद वार्क शैली पढ़ा हुआ है, वार्क शैली। अब वक्त शैली क्या है, विजुअल, विजुअल ऑडिटरी काइनेस्थेटिक टैक्टाइल, विजुअल ऑडिटरी काइनेस्थेटिक टैक्टाइल, और यहाँ पे क्या है, विजुअल ऑडिटरी, रीडिंग राइटिंग और काइनेस्थेटिक, रीडिंग राइटिंग और काइनेस्थेटिक। तो ये अलग अलग नील फ्लेमिंग ने, फ्लेमिंग ने, और ये दिया हुआ है ये और ये। तो अभी इसके अलावा डाका, ये जो है उन्होंने 4 शैली सीखने की शैली बताई। डाका, डाका मतलब क्या, डाइवर्जेंट, एकोमोडेशन, कन्वर्जेंट और एजिमुलेशन। डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट, एकोमोडेशन, कन्वर्जेंट और एजिमुलेशन, ये उन्होंने 4 शैली बताई। अभी 4 शैली बताई है, इन चारों शैलियों को हम चलिए विस्तार में समझेंगे। डाका शैली जो है, इन डाका शैली को समझेंगे। चलिए मैं वापस इसको मिटा देता हूं, ताकि ये आपने समझ लिया है तो थोड़ा और अच्छी तरह से मेरे को भी स्पेस मिल जाएगा वो समझाने के लिए। चलिए, यहाँ तक हमने समझ लिया था कि ये सीखने की जो 4 चरण है, ये यहाँ तक समझ लिया हमने, सीखने के 4 चरण क्या थे। अब ये जो 4 अलग अलग शैली है, इन शैली को जो है हम इसके आगे चर्चा करेंगे। चलिए, तो देख लीजिए आप लोग। चलिए, तो वापस से अब हम चलते हैं आगे, आगे चलते हैं। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे क्या, सीखने के शैली, सीखने की शैली पढ़ेंगे। सीखने की शैली क्या है, सीखने की शैली में मैंने बताया कि क्या होता है, सीखने की शैली इन्होंने डाका बताया, डाका, डी ए सी ए,
डाका बताया इन्होंने, डाका बताया। ये डाका कैसे बताया? तो इन्होंने बताया कि पहले का क्या है, पहले इन्होंने बताया कि डाइवर्जिंग, पहले इन्होंने बताया डाइवर्जिंग, क्या बताया? तो डाइवर्जिंग, इन्होंने बताया डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग मतलब डाइवर्जेंट, डाइवर्जिंग बताया। फिर उन्होंने बताया क्या? इन्होंने बताया एजिमिलेशन, एजिमिलेशन बताया। डाइवर्जेंट एजिमिलेशन, ये सीक्वेंस में बता रहा हूं अभी, इस सीक्वेंस में आता है डाइवर्जेंट एजिमिलेशन या एजिमिलेटिंग, फिर कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट या कन्वर्जिंग, कन्वर्जेंट या इसको कन्वर्जिंग कह लीजिए, कन्वर्जेंट है इसको कन्वर्जिंग कर लीजिए, कन्वर्जिंग। और उसके बाद उन्होंने कहा एकोमोडेटिंग, एकोमोडेटिंग, एजिमिलेटिंग, ये इन्होंने चार बातें बताई, चार बातें बताई। अब ये चार बातें क्या है, इसको हिंदी में कह सकते हैं, तो इसको हिंदी में क्या कह सकते हैं? हिंदी में कहने के लिए ये जो डाइवर्जेंट है, डाइवर्जेंट को क्या कहेंगे? यहाँ पे जैसे हमने सीखा हुआ डाइवर्जेंट का मतलब क्या था, पहले मेरे को जान लेते हैं ये होते क्या है, उसके बाद हम चलते हैं। तो डाइवर्जेंट, इसको एक तरह से और लेके चलते हैं, थोड़ा सा और विस्तार में समझ लें कि ये क्या है। इन्होंने जो चार शैली बताई, ये चार शैली बताई, इसको कहाँ पिरोना है फिर ये भी समझ लेंगे। दो स्तर हो गया था, दो स्तर के बारे में चर्चा हो गई थी, हम इसको भी मिटा देते हैं। तो हमको जो दूसरा वाला स्तर है क्या, सीखने के, सीखने की शैली, सीखने की शैली, सीखने की शैली इन्होंने बताई थी क्या? तो पहली इन्होंने सीखने की शैली बताई थी, सीखने की शैली है चार, सीखने की शैली है चार। तो पहली शैली इन्होंने बताई थी क्या? तो डाइवर्जेंट या डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग। तो डाइवर्जिंग में कौन आते हैं? डाइवर्जिंग में कौन आते हैं? तो डाइवर्जिंग का मतलब क्या होता है? डाइवर्जिंग का मतलब होता है क्या? अपसारी। डाइवर्जिंग का मतलब क्या? अपसारी। ये आप लोग जानते हैं, इसके पहले इसके पर बहुत सारे प्रश्न पर चर्चा भी हो चुकी है। अपसारी, जो कहते हैं क्रिएटिव, जिसको कहते हैं क्या? क्रिएटिव। ऐसे बंदे जो क्रिएटिव होते हैं, ऐसे बंदे जो क्रिएटिव होते हैं और जो अलग तरीके का सोचते हैं, जो अलग तरीके का सोचते हैं, समथिंग डिफरेंट, डाइवर्जेंट यानी आउट ऑफ बॉक्स, आउट ऑफ बॉक्स जो सोचते हैं उनको कहते हैं क्या? डाइवर्जेंट। तो डाइवर्जेंट थिंकर। तो यहां से जो सीखने की शैली बताई उन्होंने कहा क्या कि व्यक्ति कुछ सोच, जो जो उनका सोचने का तरीका होता है, जो करने का तरीका होता है, वो सीखने की शैली उसी से निकल करके आती है। निकल कर कैसे आती है? तो उसको कहा इन्होंने एक डाइवर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट टाइप के, डाइवर्जिंग टाइप के यानी अलग तरीके से सोच करके लेके आते हैं। तो उसमें कौन कौन से लोग आते हैं, किस किस प्रकार के लोग आते हैं? तो उसमें जैसे बात कर ले तो म्यूजिशियन, कौन आ सकते हैं? तो म्यूजिशियन, संगीतकार, संगीतकार जो है वो बिल्कुल एकदम स्टूडियो टाइप का नहीं सीखते हैं, वो अलग तरीके का सोच लेके आते हैं, अलग तरीके का तरीका लेके आते हैं। म्यूजिशियन बात कर ले, कोरियोग्राफर की बात कर ले, कोरियोग्राफर की बात कर ले, या फिर कोरियोग्राफर की बात कर ले, तो जो राइटर होते हैं, जो राइटर होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, कलाकार, कलाकार की बात करें तो कलाकार भी उसी उसी के तहत आते हैं। कौन? कलाकार। तो कलाकार हो गए। इसी में फाइन आर्ट की बात कर ले, फाइन आर्ट, ये लोग क्या है, ये किस में आते हैं? अभी सारी अब सारी चिंतन में, जिसको कहते हैं कि डाइवर्जेंट, आउट ऑफ बॉक्स, इसको इसको हम क्या कह सकते हैं? आउट ऑफ बॉक्स भी कह सकते हैं। सोचने वाला कौन? आउट ऑफ बॉक्स, आउट ऑफ बॉक्स सोचने वाला, आउट ऑफ बॉक्स सोचने वाला कह सकते हैं। और ये लोग करते क्या है, या जो जो भी सोचते हैं या कुछ भी करते हैं कि ये होगा कैसे, हो व्हाई, यहाँ पे जो भी बातें आती हैं वो बातें आती हैं कैसी, वो कहते हैं कि व्हाई, क्यों होना, होना इसमें क्या हो सकता है, ये व्हाई वाली घटना इनके अंदर में आती है कि ये अगर हम करेंगे तो क्यों होगा, अगर ये हम करेंगे तो क्यों होगा, क्यों होगा, उसका प्रश्न जानने की कोशिश करते हैं, प्रश्न जानने की कोशिश करते हैं। यहां से सोच रहे हैं, ये सोच है, इस सोच के बाद जाते हैं यहाँ पे जाते हैं कि इस जगह पे अगर हम करेंगे तो क्यों होगा, अगर हम इस जगह पे करेंगे तो क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, ये जानने की कोशिश करते हैं। यानी इस दायरे से हट करके सोचते हैं, इस दायरे से हट करके सोचते हैं और इसमें अप्लाई करते हैं, देखते हैं कि यह क्या होता है, इसमें क्या रिजल्ट क्या आता है। तो इसको जो जो जानने की बात होती है, ये होते हैं, इसको कहते हैं या वाई टाइप का सोचना, इसको कौन सा सोचना कहते हैं? वाई टाइप का सोचना। और हाउ, वाई टाइप का सोचना और हाउ टाइप का सोचना इसमें होता है। तो इस प्रकार की लर्निंग जो है करने वाले बच्चे जो होते हैं उनको कहते हैं डाइवर्जिंग लर्निंग, डाइवर्जिंग लर्निंग स्टाइल, यानी कुछ लोग इस तरह से भी सोचते हैं। वही दूसरी बात आती है, कौन आता है? वही एजिमिलेटिंग की बात आती है, एजिमिलेटिंग वाले,
यानी आत्मसात करने वाले। हमने सुना, हमने पढ़ा हुआ एजिमिनेट। एजिमिनेट का मतलब क्या होता है? पियाजे ने बताया हुआ था कि कोई नई सूचना है, कोई नई सूचना, उस नई सूचना में बस नई सूचनाओं को जोड़ते जाना। जो सूचना उसने ग्रहण करी उस सूचनाओं में सूचनाओं को जोड़ते जाना, उसे कहते हैं क्या? एजिमिनेशन, आत्मसातीकरण करना, उसे कहते हैं आत्मसातीकरण करना। ये उसी में हम क्या कर रहे हैं? लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, जो पहले का है हमारे पास उसी में ज्ञान को जोड़ते जा रहे हैं, तो उसे कहते हैं आत्मसाती, एजिमिनेटिंग। दूसरी बात उन्होंने बताई थी एजिमिनेटिंग की। दूसरा जो सीखने का प्रकार था वो था एजिमिलेटिंग। एजिमिलेटिंग में क्या होता है? तो एजिमिलेटिंग का मतलब होता है कि आत्मसातीकरण करना। आत्मसातीकरण करना। अब इसमें क्या होता है? इसमें कोई भी सूचना, पियाजे हमने पढ़ा हुआ है कि कोई सूचना होती है, मान लीजिए इसमें कोई सूचना प्राप्त करी, यहाँ पे हमने बताया हुआ था कि कुत्ता, कुत्ते के बारे में जानकारी है, तो कुत्ते जैसा इसको बिल्ली दिखी, कुत्ते जैसा ही बिल्ली दिखी, तो अभी वो क्या समझ रहा है कि इसके भी 4 पैर है, इसके भी 4 पैर, ये भी है, उसी के जैसा ही वो शेप बनाने की कोशिश कर रहा है। ये सारे क्या है? ये सारे जानवर है। अभी इसको भी ये जानवर समझ रहा है, अभी इसको भी वो जानवर ही समझ रहा है। ऐसा ही कोई और जाएगा तो इसको भी वो जानवर ही समझेगा। अब बस खाली क्या कर रहा है? उसमें शेप जैसा लेके आ रहा है, यानी यह कुत्ता है, यह बिल्ली है, कुत्ता है, बिल्ली है, अभी वो ऐसे लेके जा रहा है, यानी ये सभी जानवर है, यह भी जानवर है, यह भी जानवर है। अब जब इसको कंफ्यूजन होगा, जब इसको कंफ्यूजन होगा कि यह कलर में अलग दिख रहा है, यह कलर में अलग दिख रहा है, यह इसका बोली अलग दिख रही है, इसकी बोली अलग दिख रही है, जब इसको कंफ्यूजन होगा तब क्या करेगा? अपने ज्ञान में वो परिवर्तन करेगा। तो आगे वाला पार्ट आएगा, वह कहाँ आएगा? वो आगे का पार्ट आएगा, वह उसको कहते हैं एकोमोडेशन। एजिमिलेशन में कौन आते हैं? एजिमिलेशन की सोच रखने वाले कौन आते हैं? जो लोग एजिमिलेटिंग सोच रखने वाले होते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं थ्योरिस्ट। वो कौन होते हैं? थ्योरिस्ट। जो सोच रखने वाले थे उन्हें कहते हैं थ्योरिस्ट, या साहित्य जो है साहित्यकार, या सिद्धांतवादी। सिद्धांतवादी, सिद्धांतवादी क्या करते हैं? पुरानी सिद्धांतों को पढ़ते हैं और उससे अपना एक नया सिद्धांत बनाते हैं। पुराने सिद्धांतों को पढ़ते हैं, उसी पुराने सिद्धांतों को पढ़ करके नया सिद्धांत बनाते हैं। जैसे इन्होंने भी, कोल्ब जी ने भी क्या किया? कोल्ब जी ने अपना कुछ नहीं बनाया, उन्होंने पुराने सिद्धांतों को पढ़ा और उन्हीं पुराने सिद्धांतों के आधार पर उन्होंने अपना नया सिद्धांत बनाया। तो ये क्या करते हैं? पुराने सिद्धांत जो है उसी पुराने सिद्धांत में नया सिद्धांत जोड़ लेते हैं, नया जोड़ लेते हैं। तो यही जैसे पुराना ज्ञान, उस पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ लेना, जोड़ना उसे कहेंगे क्या? एजिमिलेटिंग। तो ये इनको कहते हैं एजिमिलेशन। ये हो गए। फिर कोई मॉडल का तैयार करना, कोई मॉडल बनाना, मॉडल भी, मॉडल बनाने वाले, तो मॉडल बनाने वाले भी क्या करते हैं? जो पुराना चीज है उसी में कुछ नया जोड़ लेते हैं, नया जोड़ करके वो मॉडल बना लेते हैं। तो वो हो गए। जैसे कोई मैथ करने वाला, मैथमेटिशियन, तो मैथ की सारी संकल्पनाएं वही है, बस उसी में अपना अपना जोड़ ले रहा है, तो मैथमेटिशियन। मैथमेटिशियन भी इसी कैटेगरी में आते हैं। और कौन आते हैं? तो जो बेसिक साइंस होती है, बेसिक साइंस होती है, वह भी इसी के तहत आती है। बेसिक साइंस, इसी में जो है वो, ये लोग करते क्या है? ये लोग क्या करते हैं? ये लोग जो है, यहाँ पे टीचर की बात करें तो टीचर भी क्या करते हैं? वही जो पुराना ज्ञान, उस पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ लेते हैं। तो टीचर की भी इसी में आ सकते हैं। ये लोग करते क्या है? यह करते हैं कि कैसे इसको हम लेके जाएंगे, हाउ कैन, ये कहते हैं कि इसको हम कैसे जोड़ेंगे। ये कहते हैं कि हाउ कैन आई नो, हाउ कैन आई नो, यानी ये लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमें कैसे जान सकते हैं कि इसको कैसे, ये वाला हमने किया था, इनकी चीजों को अगर हम ये मिला दें, जैसे ये लाल कलर है तो लाल कलर तो है, ये भी कलर, ये दोनों कलर अगर हम इसमें जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? कोई नया बन जाएगा। या अभी कंफ्यूजन नहीं है, बस ये क्या कर रहे हैं? इसी में जोड़ करके ये नया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लाल कलर है, लाल कलर में नीला कलर अगर मिला रहे हैं तो क्या बन रहा है? तो वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जानने की कोशिश, ये सिद्धांतवादी, मॉडल, मैथमेटिक्स, बेसिक साइंस, ये लोग करने की कोशिश करते हैं। चलिए अब बात करते हैं तीसरे वाले हैं। तीसरे वाले का नाम क्या है? और तीसरे वाले जो है वो है, उनको कहते हैं, ये हो गया डाइवर्जिंग, ये हो गया कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग यानी डा हो गया, अब का समझते हैं, डा और का को समझते हैं। का क्या है? तो इनको कहेंगे क्या? डाइवर्जिंग के बाद कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग का मतलब क्या समझ सकते हैं आप? यहाँ पे अपसारी है, अभिसारी, जिनके पास गॉड गिफ्टेड होती है, जिनके पास गॉड गिफ्टेड होती है और बिल्कुल एक ही दिशा में सोचते हैं, एक ही दिशा में सोचते हैं और उसी में डीप सोचते हैं, एक ही दिशा में डीप सोचते हैं और वहां पे अमूर्त चिंतन करते हैं, वहां पे अमूर्त चिंतन करते हैं। उनका दायरा यही होता है, उनका दायरा यही होगा, इसी दायरे में रह करके वो सोचेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, इसी दायरे में सोचेंगे, बट टॉप लेवल का सोचेंगे, टॉप लेवल का सोचेंगे। उसे कहते हैं क्या? कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग या अभिसारी, इसे कहेंगे कन्वर्जिंग या अभिसारी। अभिसारी, अभिसारी, ये लोग क्या है? ये लोग ऐसे बंदे जो होते हैं, या ऐसे व्यक्ति जो सोचने वाले होते हैं, जो इस प्रकार के लर्निंग वाले होते हैं, वह
वह क्या करते हैं, वह उसी दायरे में रह करके सोचते हैं, उसी दायरे में रह करके सोचते हैं, उच्च स्तर की बुद्धि लगा करके सोचते हैं, उसी में वो तर्क लगाते हैं, उसी में वितर्क लगाते हैं, उसी में वह डीप नॉलेज करते हैं। इस प्रकार के सोचने वाले जो लोग होते हैं वो ऐसे होते हैं। इसमें करते क्या है, ये लोग जो होते हैं वह एप्लीकेशन लगाने वाले होते हैं, यानी उसका एप्लीकेशन क्या होगा, उसको अप्लाई करें तो क्या होगा। अगर हमने अभी काम ये, जैसे क्या करते हैं इसमें आईएसपीसीएस के लोग होते हैं, आईएसपीसीएस के लोग इस रैंक के आते हैं। ये लोग करते क्या है, ये लोगों ने जो कुछ भी सीखा हुआ है उस सीखे हुए को किसी अलग सिचुएशन में अप्लाई करते हैं। सीखा वो वही अलग से कुछ नहीं करते, मतलब उसी को किसी अलग सिचुएशन में अप्लाई करते हैं। कुछ बाहर का इनके अंदर सोच नहीं है, इनको अप्लाई करने की सोच है, यानी जो पढ़ा हुआ उसको यहाँ अप्लाई करेंगे, यहाँ अप्लाई करेंगे, यहाँ अप्लाई करेंगे, यहाँ अप्लाई करेंगे। तो ये लोग जो है उसके तहत आते हैं। और यहीं पे जो है ये लोग करते क्या है, इसको प्रैक्टिकल तरीके से लेके आते हैं, एप्लीकेशन को प्रैक्टिकल तरीके से ले जाते हैं, अप्लाई करते हैं, फिर इसको जो है प्रैक्टिकल करते हैं। उस चीज को, जो सीखी हुई चीज है उसी को क्या करते हैं, अलग अलग सिचुएशन में एप्लीकेशन और प्रैक्टिकल करते हैं। यहाँ पे वह नए नए आइडिया भी लेके आते हैं कि वह आइडिया क्या हो सकती है, यानी इन्हीं के अंदर में वैसी आइडिया जो है वो लेके आते हैं और ये सोचते हैं कि यह कैसे होगा, हाउ कैन आई इंप्लीमेंट। यहाँ पे ये सोचते हैं इन्हीं चीजों को कैसे इंप्लीमेंट करें, हाउ कैन आई डू, हाउ कैन आई डू, ये वाली बात इनके अंदर में आती है कि मैं इस कार्य को कैसे करूं, यह कार्य को करी, यह चीज सोचने का काम कौन करता है, अभिसारी चिंतन वाले। तो ये इनके तहत आता है। अब हम इनको जोड़ेंगे आगे जाकर के कि कैसे इसका काम है। चले यहां तक हो गया। अब हम चलते हैं जो अगली बात है, वो कौन है, एकोमोडेशन। एकोमोडेशन के बारे में मैंने बता दिया। एजिमुलेशन क्या करता है, एजिमुलेशन उसी घटना में जोड़ते जाता है, इसी घटना में क्या करते जाता है, जोड़ते जाता है बातों को जोड़ते जाता है। जबकि एकोमोडेशन क्या करता है, एकोमोडेशन करता है क्या, उसको कोई कंफ्यूजन होता है, कोई डाउट होता है, तो उस डाउट को क्या करता है, उसको बदलता है, डाउट को बदलता है और बदल करके उसमें कुछ नई चीजें जोड़ता है, नई चीजें जोड़ने का काम करता है। अगली बात होती है क्या, एकोमोडेशन, संयोजन। संयोजन, एकोमोडेशन, एकोमोडेशन को कहते हैं क्या, संयोजन। अब संयोजन में क्या होता है, यहाँ पे अगर व्यक्ति को कुछ भी सोच रहा है, वो सोच रहा है, तो जो पुरानी सोच है, उस पुरानी सोच में अगर उसको कोई डाउट है, पुरानी सोच अगर जो है, यहाँ पे कुछ चीज है, मान लीजिए यहाँ पे कुत्ता था, तो कुत्ते को, यहाँ पे कुत्ता है, इसको कुत्ता देखा और यहाँ पे बिल्ली देखा, कुत्ता देखा और बिल्ली देखा। अब इसको जो है कोई डाउट आया, यार कुत्ता भौंकता है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, इनमें दोनों में फर्क क्या है। तो फर्क करके अब ये क्या कर रहा है, यह पहले यहाँ पे क्या कर रहा था, ये भी जानवर है, वह इसके मन में ये कह रहा था ये भी जानवर है और ये भी जानवर है, इन दोनों को जानवर समझ रहा था। बट अब यहाँ क्या कर रहा है, डाउट है कि यह अलग तरीके से बोल रहा है और ये अलग तरीके से बोल रहा है। अब इसको उसने कॉन्सेप्चुलाइज कर लिया, ये कह रहा है कि ये कुत्ता है, इसकी संज्ञान क्या है, ये कुत्ता है, इसको अपना मीनिंग बना लिया, इसको स्कीमा बना लिया कि ये कुत्ता है, और इसका नाम उन्होंने दे दिया बिल्ली। पहले दोनों क्या थे, पहले दोनों जानवर जैसे थे, अब ये दोनों अलग अलग हो गए। दोनों का मन उसके मन में एकोमोडेट कर लिया कि यह, इसका मीनिंग को बदल करके इसको एकोमोडेट कर लिया कि ये कुत्ता है, और इसको एकोमोडेट कर लिया क्या कि यह बिल्ली है। एक स्टेप आगे चला गया, एक स्टेप आगे जाना उसे कहते हैं क्या, एकोमोडेट करना। तो ये कुत्ता और ये बिल्ली के बारे में जो संकल्पना बना लेना उसे कहते हैं। यहाँ पे दोनों क्या थी, दोनों के उसी चीज में जोड़ रहा है। सारे जानवर है, कुत्ता भी जानवर है, बिल्ली भी जानवर है, हाथी भी जानवर है, गाय भी जानवर है, सभी जानवर ही है, सभी जानवरों की कैटेगरी में उसको लेके आ रहा है, तो उसे कहेंगे एजिमुलेशन। जबकि जानवरों को अलग अलग रूपों में बांटना कि यह कुत्ता है तो कुत्ता जो है पालतू जानवर है, वहीं जो है वो हाथी है तो हाथी जंगली जानवर है, इन दोनों के बारे में भी अलग अलग करना, क्लासिफाई करना, यह सब कहाँ आएगा, वो आएगा एकोमोडेशन में। एकोमोडेशन करने की भी भावना जो है वो अंदर इसके अंदर में आती है। तो यहाँ पे लोग करते क्या है, यहाँ पे ट्रायल एरर करते हैं। यहाँ पे लोग जो करने वाले होते हैं, सीखने वाले होते हैं, वो सीखने वाले कैसे होते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, समायोजन करते हैं। क्या करते हैं, इसको समायोजन या संयोजन दोनों कह सकते हैं, समायोजन, समायोजन करते हैं। समायोजन कैसे करेंगे, तो ट्रायल एरर करके ट्रायल एंड एरर करके, कंफ्यूजन को दूर करके, एक्सपेरिमेंट करके, ये सारे लोग इस प्रकार की कैटेगरी में आते हैं, ये सारे लोग इस प्रकार की कैटेगरी में आते हैं। वहीं एडजस्ट करके ये सब लोग जो है वो समायोजन की कैटेगरी में आते हैं। तो अब इतनी प्रकार की बातें सीखने की शैली में इन्होंने क्या बताया, डाका, क्या बताया, डाका प्रकार की शैली।
डाका प्रकार की शैली बताइए, डाका प्रकार की शैली क्या थी? तो डाइवर्जिंग, एजिमिनेटिंग, कन्वर्जिंग और एकोमोडेटिंग। यहाँ पे कर लीजिए एकोमोडेटिंग। एकोमोडेटिंग ये जो है इसका अलग नाम है, इसका एक अलग नाम है। मतलब क्या? डाका, डाका प्रकार का, जैसे मैंने बताया कि जैसे वक्त है, जैसे वर्क है, वैसे ही डाका। कहीं प्रश्न आया कि डाका क्या होता है, तो डाका के बारे में आप बता सको कि डाइवर्जिंग, एजिमिनेटिंग, कन्वर्जिंग और एकोमोडेटिंग, और इसका यही रूप भी है, यही रूप भी है डाका। डाइवर्जिंग, एजिमिनेटिंग, कन्वर्जिंग और एकोमोडेटिंग इसी रूप में आता है, इसीलिए इसको डाका भी कहा जाता है। यहाँ पे एजिमिनेटिंग को यहाँ एकोमोडेटिंग मत कर दीजिएगा, एजिमिनेटिंग को एकोमोडेटिंग मत करिएगा, एकोमोडेटिंग को एजिमिनेटिंग मत करिएगा, क्योंकि सबसे पहले एजिमिनेशन आता है, सबसे पहले एजिमिनेशन आता है। एजिमिनेशन क्यों आएगा ये भी मैं बता दूं आपको, कि जैसे मैंने आपको बताया कि कोई कुत्ता और बिल्ली है, कुत्ता कुत्ते को, कुत्ता और बिल्ली को उसने क्या समझा, दोनों जानवर हैं, दोनों जानवर, अभी वो दोनों को एक ही जैसा जोड़ रहा है। जैसे जैसे आपको लगा कि आप कहीं क्लास में, इसको हम एक एग्जांपल के लिए और समझ लें कि आप पहले क्या आएगा, एजिमिनेशन आएगा या पहले एकोमोडेशन आएगा। कहीं ये भी लोग प्रश्न पूछते हैं, पियाजे में भी पूछते हैं और अलग भी पूछते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। कैसे? मान लीजिए, मान लीजिए मैं भी एक टीचर हूं, मैं भी पढ़ा रहा हूं, मैं भी आए, आप कहीं किसी क्लास में पहले दिन आए, आप मान लीजिए, मैं यहाँ पे ले लेता हूं, यहाँ पे एक एग्जांपल आपको समझाता हूं कैसे आप कहेंगे। मान लीजिए कोई क्लास है, ये क्लास है, ये क्लास है, इस क्लास में सारे बच्चे बैठे हैं, यहाँ पे सारे बच्चे बैठे हैं। पहले दिन, पहले दिन जो है वो पहला पहला दिन का क्लास है, पहले दिन का क्लास है, सबसे पहले दिन की क्लास है। पहले दिन की क्लास में इतने सारे बच्चे बैठे हैं और पहले पीरियड में यहाँ कुल 5-6 पीरियड चलने वाला है, 5-6 पीरियड चलने वाला है, 5 से 6 पीरियड, 5 से 6 पीरियड चलने वाला है। तो पहला टीचर यहाँ पे आया, पहला वाला टीचर, टीचर आया, तो टीचर आकर के पढ़ा के चला गया, टीचर आया पढ़ा करके चला, उसने थोड़ी बातें करी, बातें करके चला गया। अब बच्चे क्या समझ रहे हैं इसको, बच्चे इसको पहले को क्या समझ रहे हैं, ये भी क्या है, टीचर है, ये क्या है, टीचर है। इसके बाद ये दूसरा वाला ये चला गया, पहला, दूसरा आया, दूसरा आया, दूसरे को भी बच्चे क्या कर रहे हैं, दूसरे को बच्चे क्या समझ रहे हैं, ये भी क्या है, ये भी टीचर है, तो ये भी टीचर हो गया। फिर इसके बाद तीसरा आया, तीसरे को भी क्या समझ रहे हैं, तीसरा भी आया, तो अभी तीसरा भी टीचर ही है, तो तीसरा को टीचर समझ लिए। फिर चौथा आया, ध्यान करिएगा, चौथा आया, तो चौथे की भी समझ लिया, टीचर है। अब चौथे और पांचवें के बीच में, चौथे और पांचवें के बीच में, भाई पांचवा आने वाला है, पांचवें के बीच में एक कोई लड़का आ रहा है, यहाँ पे कोई पढ़ने वाला आ रहा है, पढ़ने वाला जैसे ही क्लास में एंटर किया, पढ़ने वाला, और पढ़ने वाला सेम टीचर के जैसा दिख रहा है। चार बातें हो गई, चार टीचर है और चौथे और पांचवें के बीच में, यानी चौथे और पांचवें के बीच में एक चौथा पढ़ के चला गया और पांचवा आने वाला है, तो पांचवा आने वाला है, इसी के बीच में, इसी के बीच में एक लड़का भी आ रहा है, कोई लड़की आ रही है, कोई भी आ रहा है, और वो टीचर के जैसा दिख रहा है, टीचर के जैसा हाव भाव, बॉडी और उसका मतलब थोड़ा सा मेच्योर टाइप का दिख रहा है। तो सारे बच्चे खड़े हो गए, सारे बच्चे खड़े हो गए और बोलने लगे, गुड इवनिंग टीचर, गुड आफ्टरनून टीचर। अब बोलने लगे, अब बोलने लगे, तो ये कह रहे, वो तो समझ, वो सहम गया, अरे भाई मैं कहाँ टीचर हूं, मैं तो पढ़ने वाला हूँ, मैं पढ़ने वाला हूं। तो थोड़ा सा अचंभा हुआ इधर उधर। अब यहाँ पे घटना क्या हुई, घटना क्या हुई कि बच्चे यहाँ पे, बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बच्चों ने सारों को क्या समझ लिया है, वो जैसा शेप है, वो जैसा साइज है, उन सारे शेप और साइज को उन्होंने क्या कर लिया है, वो उसको एजिमिनेट कर लिया कि ये सारे टीचर ही हैं। छोटा होगा तो वह बच्चा होगा, बड़ा होगा और थोड़ा सा हेल्दी होगा और वो मेच्योर होगा, उसे कहेंगे टीचर। तो ये टीचर की जैसा दिख रहा है तो टीचर है। वही चीज यहाँ पे एजिमिनेटिंग होती है, वही एजिमिनेटिंग होती है कि टीचर को समझ लेना, वो सारे टीचर है। अब वह एकोमोडेट कब होगा, एकोमोडेट कब होगा, जब इस टीचर को कहेंगे कि यह फला टीचर है, या ए टीचर है, या बी टीचर है, या एम टीचर है, या एस टीचर है, और या ए टीचर है। जब अलग अलग बता लेंगे कि ये ए टीचर है, या बी टीचर है, या एम टीचर है, या एस टीचर है, या ये टीचर है, अब उनके अलग अलग रूप बना लेंगे, तो रूप बना लेंगे, उसे कहेंगे क्या, एकोमोडेटिंग करना, कि इस टीचर की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होती है, इस टीचर की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, इस टीचर की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है। कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर जब हम डिवाइड कर लेते हैं तो उसे कहते हैं क्या, एकोमोडेटिंग। तो एकोमोडेटिंग और एजिमिनेटिंग, सबसे पहले एजिमिनेशन आएगा, एजिमिनेटिंग आएगी, कन्वर्जिंग आएगी, उसके बाद क्या होगा, वो आएगा एकोमोडेटिंग। अब यह बात करने की डाइवर्जिंग और एकोमोडेटिंग कैसे आएगी, तो डाइवर्जिंग जो है, डाइवर्जिंग आपने बुद्धि में समझा होगा कि डाइवर्जिंग क्षमता जो है बुद्धि के हिसाब से नीचे होती है, बुद्धि थोड़ी नीचे होती है, मतलब ये औसत से थोड़े ऊपर होते हैं। डाइवर्जिंग वाले बच्चे औसत से थोड़ा ऊपर होते हैं या थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं। डाइवर्जिंग वाले बच्चों को कहते हैं कि ये बैक बेंचर होते हैं। डाइवर्जिंग वाले बच्चों को कहते हैं कि बैक बेंचर, जो ये सीखने वाले होते हैं बैक बेंचर होते हैं, और वो अलग तरीके का सोच लगाते हैं, सोचते रहते हैं, वो सोचते रहते हैं, सोच ज्यादा लगाते हैं। और ये क्या करते हैं, यह सोच नहीं, या प्रैक्टिकल ज्यादा करते हैं। यह सोचने वाले होते हैं,
ये कौन होते हैं? ये बच्चे सोचने वाले होते हैं, इनके अंदर में सोच ज्यादा होती है। और ये बच्चे क्या होते हैं? ये करने पर विश्वास करते हैं। ध्यान करिएगा, मैं सभी को समझा रहा हूं, सभी को समझा रहा हूं, इसलिए पहले आता है और ये बाद में आता है, इसलिए पहले आता है और बाद में आता है। ये बच्चे जो है डाइवर्जिंग वाले होते हैं, ये सोचते हैं, पीछे बैठ करके सोचेंगे, सोचेंगे, उनका आगे क्या चल रहा है उसे मतलब नहीं, अपने दिमाग में सोचेंगे ये हो सकता है, वो हो सकता है, वो हो सकता है। देखा कि आज आज जो कोई टीचर आई है, आज टीचर आई है बढ़िया से, उसने साड़ी पहना हुआ, साड़ी कैसा होगा, इसका कलर कैसे बना होगा, ये किस प्रकार की से बन सकता है, और ये कैसा हुआ होगा, इसमें ये सब बुंदी बुंदी बनी हुई है, कैसी बनी हुई है। आज ये मेकअप लगाया, अच्छा मेकअप उसने कौन सा लगाया होगा, उसने पॉन्ड्स का क्रीम लगाया होगा, या उसने जो है वो अलग लगाते हैं ना, वो कौन सा लगाया होगा, एक बिंदी लगाई तो कैसा लगाया होगा। अब वहां पे जो लड़की है या लड़का है, सभी जो डाइवर्जेंट थिंकिंग वाला है, डाइवर्जिंग थिंकिंग वाला है, वह उसका पढ़ने में मन नहीं है, उसका पढ़ने में नहीं मन है, उसकी उस पढ़ने के डीप में आउट ऑफ बॉक्स जाकर के सोचने में, इसे कहेंगे डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग थोड़ा पहले आती है, पहले इसलिए आती है कि क्या है, यहाँ पे जो उनका आईक्यू लेवल है, आईक्यू लेवल पहले आता है, और ये अलग तरीके का सोच करते हैं। कन्वर्जिंग जो है प्रैक्टिकल बेस होती है, तो कन्वर्जिंग प्रैक्टिकल बेस होती है, इसलिए यहाँ पे डाका यानी सी को बाद में लिया उन्होंने, सी को बाद में लिया, ऐसे हुआ एकोमोडेटिंग, ये पहले है और ये बाद में है। ये आप लोग समझ गए। अगर कभी कोई प्रश्न पूछे कि यह पहले क्यों आया, वो बाद में क्यों आया, या काडा क्यों नहीं हो गया, या काडा क्यों नहीं हो गया, डाका क्यों हो गया, काडा भी तो हो सकता है ना, कि कन्वर्जिंग, एकोमोडेटिंग और ये डाइवर्जिंग, ये और एजिमिनेटिंग, ये भी तो हो सकता है। तो यहाँ पे आप सीधा जवाब कहेंगे क्या, कि ये इस तरह से होता है। चलिए यहाँ तक हो गया। अब समझेंगे इसको कि कैसे इसको पिरोएंगे, ये